Hello students, welcome to our new lecture number 1 based on the topic Haloalkanes and Haloalkanes। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। 11th क्लास में हम लोगों ने जीओसी पढ़ा और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो तीन चैप्टर्स बल्कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि जीओसी एक चैप्टर नहीं बल्कि जीओसी एक बड़ी यूनिट है जिसके अंदर कुछ छोटे-छोटे चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पहला, फिर इसके बाद अपने को पढ़ना होता है आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन है, बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं। और अगर आपका जीओसी चैप्टर स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपको 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो ये बिल्कुल आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वीक नहीं करना है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 11th क्लास में जो जीओसी पढ़ाया गया है वो जीओसी वाले टॉपिक का थॉरोली रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, स्पेशली आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म और इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लेते हैं तो कुछ छोटी-छोटी रीजनिंग आप लोग सेकंड्स में ही समझ जाएंगे जो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगी। उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप रिएक्शन मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से रीजनिंग स्ट्रांग होगी और आइसोमेरिज्म से आपको क्वेश्चंस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने की एबिलिटी समझ में आएगी। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं, क्या उसका स्टीरियो आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा कि अपने को जल्दी सारी चीजें समझ में आने लगेगी और अगर यहाँ मैं कोई भी पॉइंट बोलूंगा आपको तो आप तुरंत वो कैच कर पाओगे। तो जीओसी रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोएल्केन्स। तो हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ इंट्रोडक्शन। तो जरा देखिए आखिर हेलोएल्केन कितने टाइप के होते हैं। तो हेलोएल्केन को हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन में एल्काइल हैलाइड के बारे में बोलूं या फिर हेलोएल्केन के बारे में बोलूं तो एक ही चीज है। तो एल्काइल हैलाइड के टाइप्स कितने हैं? तो एल्काइल हैलाइड आर ऑफ 4 टाइप्स। एल्काइल हैलाइड आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्काइल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और लास्ट है टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा एल्किल हैलाइड। ओके, तो मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन यूज होगा। X को मैं हैलोजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसे हम बोलेंगे मोनो एल्किल हैलाइड। जिसमें दो हैलोजन यूज होंगे एल्काइल हैलाइड में तो उसको बोलेंगे डाई एल्किल हैलाइड। ओके, वो हो जाएगा हमारे लिए डाई एल्किल हैलाइड। जिसमें 3 हैलोजन का यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। और इसमें 4 हैलोजन का यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे टेट्रा एल्किल हैलाइड। ओके, इसमें डाई एल्किल हैलाइड 2 टाइप के होते हैं। तो डाई एल्किल हैलाइड भी 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से, उनको भी हम जान लेते हैं। एक होता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम को पूरा नाम है जैमिनल। और एक होता है विक डाई हैलाइड, विसिनल बोलते हैं, विक डाई हैलाइड। तो ये जेम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड क्या होता है? जब किसी एक ही कार्बन से 2 हैलोजन डायरेक्टली जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और जब एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं विक डाई हैलाइड। ओके, जितने भी RX टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो सब क्या होते हैं? मोनो एल्काइल हैलाइड। ओके, ट्राई एल्किल हैलाइड में CHX3 आ जाएगा। जैसे कि Cl लग जाएगा तो क्लोरोफॉर्म, Br लग जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म, I लग जाएगा तो आइडोफॉर्म। टेट्रा एल्काइल हैलाइड में CCl4 आता है। कार्बन
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एग्जांपल में टेट्राक्लोराइड ही आता है। फ्लोरीन का बनेगा नहीं, ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ही बल्कि है, तो एक ही कार्बन पे चार चार बल्कि ब्रोमीन और आयोडीन से को पाना बहुत ही मुश्किल है, तो ना के बराबर है, तो CCl4 इसका एग्जांपल है। तो ये कंप्लीट हुआ अपना टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड में मोनो एल्काइल हैलाइड को और भी आगे देखेंगे कि और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे यार, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो एल्काइल हैलाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो एल्काइल हैलाइड यानी जिसमें एक हैलोजन है उसको मोनो एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, और वो भी कितने टाइप के होते हैं, तो वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी वाले को 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, सेकेंडरी वाले को 2 डिग्री और टर्शियरी वाले को 3 डिग्री। अगर आपको एग्जांपल समझना है तो आप देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किसी से भी ना अटैच हो, यानी कि यहां सब जगह पर हाइड्रोजन आ जाए, ओके, तो आप 1 डिग्री बोलेंगे। या फिर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन फिर किसके लिए अटैच होता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन अगर एक भी कार्बन से अटैच ना हो तो 1 डिग्री, और अगर सिंगल एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली तो भी 1 डिग्री। इसी तरीके से जो हमारा अल्फा कार्बन है अगर वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है यानी कि अल्फा कार्बन अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री, एंड इन द सेम वे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है यानी कि अल्फा कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अब हम चलते हैं एल्काइल हैलाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला मेथड है बाय एल्केन। एल्केन से मुझे एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो अगर मुझे एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो ये आप लोगों ने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में पढ़ा होगा। मीथेन की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, मिथाइल क्लोराइड बन जाता है डार्क में, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने लगता है, तो एक एक करके सारे हैलोजन निकल जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनता है CCl4। तो बिल्कुल वही रिएक्शन है जैसे अगर आप मीथेन की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे डार्क में तो ये बन जाएगा CH3Cl और साथ में बन जाएगा HCl। लेकिन अगर इसी जगह पर आप मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, He का मतलब फोटोन होता है, सनलाइट से मतलब है, तो ये एक एक करके सारे H निकाल देगा और फाइनली बनेगा CCl4 और साथ में HCl। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक में वैसे भी बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है मेन प्रोडक्ट का, और अगर पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं तो बाकी के प्रोडक्ट्स का। अगर आप प्रोपेन लेते हैं और इसकी रिएक्शन आप Cl2 से कराते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ पर हैलोजनेशन होना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको 2 कार्बन से ऊपर चले जाना है। तो आपको 3 कार्बन 4 कार्बन पे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चालू कर दोगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे पॉइंट्स लगने चालू हो जाएंगे। जब तक आप 1 कार्बन और 2 कार्बन पे रह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ओके, तो देखिए प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन पे कराई तो क्या होगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और फ्री रेडिकल में 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और इसके बगल में देखिए अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्लोरो लग जाएगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर Cl लगाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब कि रिएक्शन में जो 90% 95% तक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। जो 5% 7% 8% ऐसे बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट। तो आपसे अगर कभी कोई पूछता है कि प्रोडक्ट बताओ
बताओ का मतलब क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। ओके, और अगर कोई पूछता है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताओ, तो मेजर भी बताना है और माइनर भी बताना है। बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लेकिन मेजर और माइनर प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे। ओके, जैसे इसी में मुझसे कोई पूछ सकता था कि प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट तो ये है, और पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ये वाला हो गया हमारा मेजर, तो साथ में ये वाला प्रोडक्ट भी आ जाएगा और इसको बोलेंगे माइनर। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट कैसा हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब आप सोचिए, ये दो प्रोडक्ट हो गए, थोड़ा सा और ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 11th क्लास की जीओसी जितनी अच्छी होगी, जितनी शानदार आपने पढ़ी होगी, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास वाले में मजा आने वाला है, क्योंकि आपको रीजनिंग्स और आपके अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी पहले से डेवलप है। जैसे इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट एक हो गया और एक माइनर प्रोडक्ट हो गया, आप बोलेंगे दो। और आप सोचिए अगर यहाँ कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लग जाए, हालांकि अभी नहीं लग रही है क्योंकि इधर और इधर दोनों सेम कार्बन है। सपोज अगर मैं यहाँ पर 4 कार्बन का ले लेता तो जरूर लग जाता, तब यहाँ पर कायरल सेंटर भी जनरेट हो जाता, और अगर कायरल सेंटर जनरेट होता, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव निकल आता तो उसका डेस्टो भी बनता और उसका लीवो भी बनता। तो ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक में सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको जीओसी का रिवीजन बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, तभी आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था बाय एल्कीन। नेक्स्ट आते हैं बाय एल्कीन। सेकंड नंबर बाय एल्कीन। एल्कीन से मुझे बनाना है एल्काइल हैलाइड। तो चलिए मैं 2 कार्बन पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं सीधा 3 कार्बन पे आता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन आप HCl या HX किसी से भी करा दीजिए। अब अगर आप इसकी रिएक्शन HX से कराएंगे, ओके, तो क्या होगा, तो देखिए ये आपने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉफ रूल में एल्कीन की रिएक्शन HCl HBr HI इनसे कराते थे आप, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये हमारा। तो CCl4 की प्रेजेंस, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH, एक H तो यहां लग जाएगा और Cl यहां लग जाएगा, यानी X यहां लग जाएगा, और ये कहलाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, जबकि अगर आप X इधर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल में आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, लेकिन ये रूल सही नहीं होता है एक्चुअल में। तो मेन रूल अपना ये है, नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रीजन का उस कार्बन पे रहता है जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा, और ये प्लस आई के इफेक्ट की वजह से इसके डेल पॉजिटिव को स्ट्रांग बनाएगा, यानी डिस्पर्स कराएगा उसका चार्ज, यानी ये कार्बन मोर स्टेबल है, तो नेगेटिव पार्ट यहीं पर अटैक कराएंगे। तो इस तरीके से। लेकिन आप सोचिए अगर यहां पर मैं प्रोटीन के साथ, अगर यहां पर मैं प्रोटीन की रिएक्शन HBr से करूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आप क्या बना के दोगे, आप यहीं पर लगा दोगे Br। बिल्कुल सही है आंसर, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, और यही मेजर प्रोडक्ट है। ओके, अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेजर ही लिखा। और अगर मैं यहां पर CCl4 हटाकर यहां पर ऑक्साइड ले लूं, H2O2 ले लूं, तो यहां पर भी HBr है, लेकिन अब की बार मैंने कोई पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 ले लिया। आप कोई और भी पर ऑक्साइड ले सकते हो, ऐसा नहीं है H2O2 ही लेना है। तो पर ऑक्साइड इफेक्ट का मतलब खराश इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, और ये पहचानते कैसे हैं, H2O2 की प्रेजेंस में HX लेना होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो अब की बार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ये रूल भी वैसे ही बना था जैसे मार्कोनिकॉफ ने बनाया, और मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये सारे चेंजेस किए गए। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल को मैंने आपको बताया, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जो मोर स्टेबल है। ओके, बट यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करेगा जिसकी वजह से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म हो। अब आप सोचिए कि अगर आपने Br यहां पर लगा दिया तो क्या होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, और अगर आपने Br यहां पर लगा दिया मार्कोनी की तरह तो यहां 1 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। इसी वजह से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल को देखते हुए अपने को CH3CH CH2 Br यहां
यहां लगाना है और H यहां लगाना है, तो ये बन जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और अब की बार अगर आप मिड में लगा देते हो, अब की बार अगर आप यहां Br लगाते हो, तो ये होगा माइनर प्रोडक्ट और ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर आप यहां पर Br लगा देते हैं मार्कोनी वाले में, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेजर। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रोटीन की रिएक्शन अभी तो आपने देखी कि HBr के साथ करा है, अगर इसकी रिएक्शन में Br2 के साथ करा है, ओके, तो अगर इसकी रिएक्शन में Br2 के साथ कराता हूं तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले Br इनके साथ एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये ब्रोमोनियम आयन वाला इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, इसके बाद Br- निकल जाएगा और अगले स्टेप में Br- फिर से अटैक करेगा। अब देखिए, यहां वाले से अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहां पर डेल पॉजिटिव आएगा और ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा, जिस वजह से ये Br- इसी पर अटैक करेगा और ये Br यहां से हट जाएगा। तो ये CC यहां आ गया Br और यहां पर आ गया Br। ये एक तरीके से क्या हुआ? एंटी एडिशन हुआ। एडिशन रिएक्शन जितनी भी है वो दो टाइप की होती है, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, देखो दोनों Br अगर ऐसे लग रहे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। दोनों Br अगर ऐसे लग रहे होंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। लेकिन एक Br इधर से लग रहा है और एक Br इधर से लग रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी एडिशन। ओके, और ये सिन एडिशन एंटी एडिशन तब है जब कोई कार्बोकेटाइन ना बने, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो पेनर हो जाएगा, फिर इस बात का मतलब ही नहीं है कि सिन एडिशन हो रहा है या एंटी एडिशन हो रहा है। ठीक, तो यहां तक आप नोट कर लेंगे, ये Br2 अटैक कराने पर 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, ये सिस2ब्यूटीन है, इसकी रिएक्शन आप Br2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। आपको बताना है मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट, एंड आल्सो डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन नोट करने के लिए सॉल्व करना है। ये ब्यूटीन अपना सिस2ब्यूटीन है, आप देख सकते हैं, और सिस2ब्यूटीन पे Br2 का एडिशन कराना है तो प्रोडक्ट बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया Br2 किस तरीके से अटैक करता है, इस टाइप का इंटरमीडिएट बनाता है और फिर उसके एंटी साइड से दूसरा Br अटैक करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो हमारा Br2 अटैक करेंगे और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे पहली चीज तो इस कंपाउंड में इस तरीके से दोनों CH3 लगा देंगे और यहां पर ये इस तरीके से ये Br ब्रोमोनियम आयन बनके आएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा एज अ इंटरमीडिएट, और फिर Br- अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं प्रोडक्ट जानने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो सिस एल्कीन पर आप एंटी एडिशन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूं इधर, H Br Br H, ऐसा बनेगा। Br के अपोजिट में Br दूसरा है ना। और ये बना तो ये देखिए यहां पर कायरल सेंटर भी है, यही बात मैं आपको बता रहा था स्टीरियोकेमिस्ट्री में। कायरल सेंटर में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ये बनेगा तो इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा, और इसका मिरर इमेज कैसा होगा? यहाँ पर H, ये Br, इधर Br। ओके, तो यहाँ पर ये H और Br आ जाएगा, ये Br और यहाँ पर H आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका मिरर इमेज ये है। ओके, तो ये रेसिमिक मिक्सचर बोला जाएगा, रेसिमाइजेशन, क्योंकि जिस प्रोडक्ट जिस बीकर में बन रहा होगा वो ओवरऑल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट उसके अंदर ये जो कंपोनेंट है ये कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, आप ये ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ट्रिक है फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। तो ट्रिक है कार
एल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, मीथो। और अगर आप सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो कार और टैम से आप ये याद रखिएगा। अब सिन एडिशन करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करेंगे तो मीथो बन जाएगा, ट्रांस पे अगर सिन एडिशन करेंगे तो रेसिमिक बन जाएगा। तो आप ये दो वर्ड याद रखिएगा, कार और टैम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड मेथड है बाय एल्काइन। एल्काइन से कैसे बनाना है, तो अपने को एल्काइन से बनाना है हेलो एल्कीन। तो एल्काइन से हेलो एल्कीन कैसे बन जाएगा, देखिए ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड पे आप फिर से क्या करोगे, HX का एडिशन कराओगे। तो जब आप HX का एडिशन कराओगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक जगह H आ जाएगा, एक जगह X आ जाएगा। और फिर से आपको HX के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, अब दूसरी तरफ भी X आ जाएगा और H आ जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक बार X इधर आ गया, H इधर आ गया, फिर X इधर आ गया, H इधर आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, विड डायग्राम। ये क्या बना है, विसिनल डायग्राम। अगर आपको जेम बनाना है तो आप क्या करो, अगर आपको जेम बनाना है तो मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूं। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लेकर आपको HBr लेना है और साथ में Hg2+। तो जैसे आप ये कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ये इसके साथ बनाएगा और फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ऐसा करने पर क्या होगा, एक ही कार्बन पे आपको दोनों Br मिल जाएंगे, यानी ये बना देगा जेम डाइहैलाइड। तो अब की बार ये बनाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, तो इस तरीके से आप जेम डाइहैलाइड और विड डाइहैलाइड बना सकते हैं। सपोज आपने एसिटिलीन लिया और इसकी रिएक्शन आपने एसिटिलीन की रिएक्शन हैलोजन से भी करा सकते हैं। तो अगर आपने जैसे हैलोजन कराया Cl2 से तो क्या होगा, Cl2 से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक Cl फिर एक Cl इस तरीके से लग जाएगा। अब आप सोचिए अगर दूसरा फिर से आप Cl2 के साथ कराएंगे तो अब कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सी है कौन एंटी है, क्योंकि अब तो 4 Cl लग गए। ठीक, तो ये टेट्राफ्लोरोईथेन, किसी को बोलते हैं टेट्राफ्लोरोईथेन, नोट कर लीजिए इस कंपाउंड को। तो ये एल्काइन से बनाया। नेक्स्ट चलते हैं एल्कोहल से, देखते हैं बाय एल्कोहल। अब ये रिएक्शनें एल्कोहल में फिर से रिपीट होंगी। तो अभी मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं और जो मेन मैकेनिज्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू वो हम एल्कोहल चैप्टर में देखेंगे। तो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर बाय एल्कोहल। तो आप एल्कोहल से हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अगर आपको एल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाना है तो सपोज आपके पास ROH है, आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, PCl5। ROH की रिएक्शन PCl5 से करा दो। ठीक, तो अगर आप PCl5 से कराओगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा RCl। PCl5 को आप अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो, PCl, 3Cl और Cl। हालांकि ये लर्न करने का तरीका है, ये मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं है। मैकेनिज्म अभी हम लोग एल्कोहल चैप्टर में देखेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि आखिर ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही फॉलो करेंगे। अब उसमें कौन सा पार्ट आएगा, ये जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो RCl, HCl और साथ में POCl3। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि आप प्रोडक्ट निकाल सको। ओके, PCl5 के साथ एक होता है और एक PCl3 के साथ भी होता है। ROH की रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग एल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ROH प्लस PCl3, इससे भी क्या बनेगा आपका RCl बनेगा। अब की बार आपको 3 मोल एल्कोहल लेना पड़ेगा तो RCl बन जाएगा और साथ में प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। ये याद रखिएगा, H3PO3 पूछा जा सकता है कौन सा एसिड फॉर्म होता है। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे बाय एल्कोहल। और भी कई हेलो एल्कीन बनाने के तरीके हैं एल्कोहल से, लेकिन वो सब टेस्ट हो जाएंगे एल्कोहल के, तो बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। तो हम लोग एल्कोहल में डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ये 2 रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। फिफ्थ नंबर पे आते हैं नेक्स्ट। तो अगले रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग, हुन्सडीकर रिएक्शन। अब ये हुन्सडीकर रिएक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड
ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब RCOOH को आप एसिड कहते हो, तो RCOOH को आप क्या कहोगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये हमें प्रोडक्ट देगा RBr, इसके साथ साथ ये हमें प्रोडक्ट देगा AgBr का प्रेसिपिटेट और CO। RBr, AgBr और CO, इसकी मैकेनिज्म भी देखनी है अपने को। उससे पहले आप ये समझ लें कि ये जो R है, R कैसा होना चाहिए। तो बेटर एट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए R 1 डिग्री में सबसे ज्यादा एट है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा लगने लगेगा। ओके, तो ये नोट कर लेंगे। और अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो चलिए मैकेनिज्म में चलते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है, देखिए सबसे पहले RCOOH Br2 के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो AgBr का प्रेसिपिटेट दे देगा और साथ में बन जाएगा RCOOH Br प्लस AgBr। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr का लाइट येलो होता है और AgI का डार्क येलो होता है। तो ये लाइट येलो प्रेसिपिटेट दे देगा AgBr। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, RCOOH Br में होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन, मैं जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊं वो इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं हम सिर्फ उन्हीं की मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उन पे आपको फोकस ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि मैकेनिज्म वाला पार्ट प्योरली कंसेप्चुअल है और इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो RCOOH Br का होमोलिटिक फिजन होगा, इसका मतलब फ्री रेडिकल बनाएंगे और साथ में Br रेडिकल। ओके, अब इसके बाद क्या होने वाला है, RCOOH फ्री रेडिकल R रेडिकल में टूट जाएगा और साथ में CO2 बना देगा, साथ में ये CO2 बना देगा। ओके, अब क्या होगा कि RCOOH फ्री रेडिकल तो CO2 बना ले लिया और अब हमारे पास R रेडिकल बन गया। इसमें लेस इंपॉर्टेंट एक ये भी है, माइनर प्रोडक्ट ईस्टर होने के भी चांसेस हैं। आप देख सकते हैं RCOOH रेडिकल R रेडिकल के साथ अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ईस्टर, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अपना मेन प्रोडक्ट तो अपने को देख सकते हैं हम लोग RBr है और वो RBr कैसे बनेगा, तो RCOOH फिर से R रेडिकल के साथ जुड़ेगा और ये बना देगा RBr, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और इसके साथ साथ RCOOH रेडिकल फिर से अलग हो जाएगा। ओके, अब ये RCOOH रेडिकल और ये Br रेडिकल मिलकर फिर से यही बना देंगे और फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये मैकेनिज्म नोट कर लेंगे आप। इस तरीके से हमारा मेन प्रोडक्ट बना। मैकेनिज्म जो भी पढ़ेंगे वो मेन प्रोडक्ट की पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट है, वही जानना है। बाय प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट से ही लेना देना है। यहां तक नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि अगर इसी रिएक्शन में मैं Br2 की जगह I2 ले लूंगा तो उसको कहते हैं सिमोनीनी रिएक्शन। ये नोट करके लिख लीजिएगा, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं नोट करके। पहला तो इसी रिएक्शन में क्या बनता है, ईस्टर इज आल्सो फॉर्म्ड, तो लिख लेंगे सम ईस्टर इज आल्सो फॉर्म्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट, एज अ माइनर प्रोडक्ट। और दूसरा जो मैं बता रहा हूं, if I2 is used in place of Br2 then it is, पूरा नाम है will form सिमोनीनी रिएक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम सिमोनीनी रिएक्शन। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फिंगरस्टीन रिएक्शन। एक और रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं विद NPS, 6th नंबर बाय NPS। NPS का मतलब होता है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड में क्या करना है, देखिए सपोज आपको कोई एल्कीन दिया गया और बोला गया कि इसकी रिएक्शन NBS से करा। ये रिएक्शन में एक लॉजिक पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है बस। आपको क्या करना है, जब भी आपको NBS दे तो आपको एलाइलिक कार्बन पे जाना है और वहां पर Br लगा देना है। अब ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में NBS दे दे तो NBS का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो आपको डबल बॉन्ड वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ यहां पर Br लगा देना, एलाइलिक कार्बन पे जाके Br लगा देना। ओके,
अगर आपको Br2 बोलेगा तो Br यहां लगाते, जैसा कि हमने देखा था एल्कीन में, लेकिन अगर आपको NDS बोलेगा तो आप यहां लगाओगे। ओके, नोट कर लेंगे ये भी NDS की रिएक्शन। अगर ईथर से बनाना हो तो एक और मेथड देख लेते हैं, बाय ईथर। तो ईथर की रिएक्शन आप PCl5 से कर लीजिए। ईथर क्या होता है, ROR-, इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 से करेंगे तो RCl, R-Cl और POCl3 मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं, ये तो सिंपल रिएक्शंस थी। अब चलते हैं मेन रिएक्शन पे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो आप फिंकलस्टीन बोलो या फिर हैलाइड एक्सचेंज मेथड बोलो, एक ही चीज है। ओके, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आखिर होता क्या है, यहां पर हैलाइड, एक हैलाइड दूसरे हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि अगर ये रिएक्शन में RCl है और इसकी रिएक्शन में NaI से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहां पर एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, RCl बन जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में आयोडीन ऊपर है, तो I क्या कर सकता है, ClBr, ClBr इन सबको रिप्लेस कर सकता है I, लेकिन Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी अगर आप उल्टा सोचते कि इसकी रिएक्शन RI की रिएक्शन NaCl के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म अगर आप और जान जाएंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहां तक नोट करिए और हेड डाल दीजिए मैकेनिज्म। तो चलिए देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, ये जितने भी हैलाइड एक्सचेंज मेथड है ये सब मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो लिख लेंगे इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म GOC में आपने पढ़ा होगा SN2, तो ये SN2 को फॉलो करते हैं। SN2 को कैसे फॉलो करेंगे, देखिए RCl और साथ में आप ले रहे हैं NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो Cl क्या हो गया अपना लीविंग ग्रुप, Lg लिख दे रहा हूं मैं, लीविंग ग्रुप, और यहां से I- क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो I- अपोजिट साइड से अटैक करेगा और Cl यहां से निकल जाएगा। जैसे हम लोग बनाते थे SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट, तो जैसे ये Cl जा रहा है और इस तरफ से I आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, मैं TS लिख दे रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट को, और उसके बाद हमारा RI और साथ में Cl माइनस निकल के Na+ के साथ क्या बना देगा, NaCl। ओके, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आप और डिटेल में SN2 और SN2 के फैक्टर्स GOC से रिवाइज कीजिएगा। अब मेन जो प्रॉब्लम थी कि इसका रिवर्स क्यों नहीं होता, उसका रीजन बता देता हूं। तो रीजन ये है, NaI, NaBr और NaCl को अगर आप देखो तो Na तो कॉमन है, I- Br- और Cl-, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो वो है NaI ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी, क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल, ये पढ़ाया गया होगा आपको। I- Br- और Cl- में I- की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, अब दूसरी चीज की यहां पर जो एसीटोन है, ये एसीटोन खुद एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि एसीटोन में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, NaI, और सबसे ज्यादा घुलेगा तो I- नाम का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी RH पे सबसे ज्यादा होगी। यही रीजन है कि I- रिप्लेस कर देगा Cl और Br को, लेकिन Cl- I को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये उतना सॉल्वेट नहीं होगा एसीटोन में जितना कि NaI सॉल्वेट होगा। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, I-। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। इसी में एक पार्ट और आता है 9th नंबर, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज मेथड ये भी, और ये भी SN2 को फॉलो करता है। ओके,
तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, एक्चुअल में इस मेथड से हम फ्लोराइड नहीं बना सकते आरएफ। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन अलग से स्पेशली डिजाइन की गई है फॉर एल्किल फ्लोराइड। तो आपको करना क्या है, जैसे अगर आप RCl लेते हैं या RBr लेते हैं तो आप इसकी रिएक्शन आपको करानी है। आप AgF से करा सकते हैं, SbF3 से करा सकते हैं, AgF SbF3 Ag2F2 से करा सकते हैं। इन्हीं के साथ आपको रिएक्शन करानी है। तो इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, RF बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से RF बन जाएगा और साथ में AgCl और नीचे वाले रिएक्शन में AgBr का प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा। और ये एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, और ये भी SN2 को फॉलो करता है। ओके, अब SN2 रिएक्शन के अगर आप फैक्टर्स पे जाओगे तो 1 डिग्री कार्बन होने पर 1 डिग्री, अगर एल्काइल कार्बन हमारा 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में SN2 के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, 2 डिग्री में बहुत कम चांसेस होते हैं और 3 डिग्री में हो ही नहीं सकता SN2। तो R कैसा होना चाहिए, ये आप अलग से लिख लीजिएगा, R should be 1 डिग्री और 2 डिग्री, मैक्सिमम 2 डिग्री। R अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं हो सकती, फिर SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं होगी। यानी फिंकर्स की या स्वार्ट रिएक्शन कराने के लिए आपका R कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। 1 डिग्री में बहुत अच्छी हीट आने वाली है और 2 डिग्री में थोड़ी बेकार हीट आएगी, लेकिन चल जाएगा। 3 डिग्री में बिल्कुल नहीं चल सकता। ओके, तो ये थे हमारे टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलोएल्कीन। और अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला है हाइड्रेशन। एल्काइल हैलाइड का हमें हाइड्रेशन कराना है। सपोज मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है, प्रोपिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मुझे वाटर से करानी है, हाइड्रेशन कराना है। तो एल्काइल हैलाइड का अगर मैं हाइड्रेशन कराऊंगा तो क्या होने वाला है, इसका मतलब ये लीविंग ग्रुप है, Cl लीविंग ग्रुप हटेगा और यहां से OH माइनस नाम का न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो हाइड्रेशन क्या फॉलो करता है, इट फॉलोज SN रिएक्शन। अब SN में कौन सा, तो ये डिपेंड करता है आपने कैसा प्रोडक्ट बनाया। SN में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। जैसे मैं इसी की बात करूं और अगर आपने प्रोडक्ट यहां पर OH यहां लगा दिया 2 डिग्री पे, इसका मतलब आपने रीअरेंजमेंट करा है। कार्बोकेटाइन जब तक यहां नहीं बनेगा तब तक आप कार्बोकेटाइन से रीअरेंजमेंट करके हाइड्राइड शिफ्टिंग करके तभी तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां बनाए होंगे। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो मैं क्या बोलूंगा, SN1 का प्रोडक्ट है। और अगर जहां Cl था वहीं से अपोजिट डायरेक्शन में आपने OH माइनस आयन का अटैक करा दिया, यानी आपने प्रोपिल अल्कोहल ही बनाया, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये कैसा प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये SN2 वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट ये बन जाएगा और SN1 के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। अब मेजर कौन है और माइनर कौन है, ये तो डिपेंड करता है कि आपने SN1 की कंडीशन को ले रखा है या SN2 की कंडीशन को ले रखा है। तो SN1 के रिस्पेक्ट में ये मेजर ये माइनर, और SN2 के रिस्पेक्ट में ये मेजर ये माइनर। ओके, तो हाइड्रेशन तो ये हो गया। नेक्स्ट आ रहे हैं सेकंड, हाइड्रेशन के बाद अगला मेथड है बाय एक्वस एंड अल्कोहलिक KOH। बाय एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH। एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक्वस KOH हमेशा सब्स्टिट्यूशन देगा और अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन देगा। जैसे कि अगर मैं RX ये है मेरे पास और इसकी रिएक्शन मैं KOH से करा दूं और ये KOH कैसा है, एक्वस KOH है, तो अगर ये एक्वस KOH होगा तो ये क्या करेगा, देखिए KX अलग होगा, ओके, और साथ में OH लग जाएगा, तो एक्वस KOH से हमें सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। और फिर से ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के केस में SN2 ज्यादा फेवर होता है, SN1 नहीं। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको OH लगा देना है और साथ में KX। लेकिन अगर यहां पर ये 3 डिग्री होता या 2 डिग्री होता तो इसके SN1 के भी चांसेस होते। अभी ये सिर्फ SN2 वाला प्रोडक्ट है, ये SN2 मैकेनिज्म से बना हुआ प्रोडक्ट है। सपोज अगर आपने यहां पर ऐसा ले रखा होता,
इस तरीके का एल्काइल हैलाइड, और ये आपका KOH इस तरीके से होता। ओके, या अगर यहां पर नहीं भी होता तो यहां होता। तो अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप प्रोडक्ट ये बनाते हैं तो ये SN2 प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर आप यहां मान लेते हैं कि कार्बोकेटाइन बनता है तो हाइड्राइड शिफ्ट कराकर आप ऐसा टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये SN1 मैकेनिज्म है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता तो SN1 में ही है, SN2 में नहीं बनता। ओके, तो ये SN1 और SN2 जैसे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये तो बात हुई एक्वस KOH की। अब बात करते हैं एल्कोहलिक KOH की। तो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH भी किस तरीके से होगा? सपोज मैंने इथाइल क्लोराइड ले लिया और उसकी रिएक्शन KOH से जो कराई है वो एल्कोहलिक है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं। तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा? तो देखिए यहां पर जैसे कि आप लोग प्रोडक्ट जानते ही हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलिमिनेशन हो जाएगा, इसके साथ साथ KCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ओके, बट आपको मैकेनिज्म भी आनी चाहिए कि आखिर ये काम हुआ कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। एल्कोहलिक KOH यानी कि ROH और साथ में KOH, ये हो गया एल्कोहलिक KOH। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? RO-A+ और साथ में वाटर। समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपका एल्कोहलिक KOH के साथ। अब आपने क्या किया? इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन RO-K+, K+ से कोई मतलब नहीं, RO- से है, मतलब इससे कराया। तो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बल्कि बेस की तरह काम कर रहा है। और ये बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन से बेस रिएक्शन होगी, तो ये बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। तो यहां से जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं वो निकलेगा और इस तरफ से ये आपका ये लीविंग ग्रुप भागेगा। तो ये जब लीविंग ग्रुप भागेगा Cl- और ये बन जाएगा ROH। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट अगेन एल्कीन और साथ में बन गया ROH और साथ में निकला यहां से Cl-। अब ये Cl- K+ के साथ रिएक्ट करके बाद में बना देगा KCl। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी यहां तक, एल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट आते हैं कुछ रिएक्शनें आपके 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में पढ़ी होंगी, जैसे वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज-फिटिक, है ना, फ्रैंकलिन रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन। ये भी एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं एक तरीके, जैसे आप थोड़ा देख लेंगे जल्दी से। वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास में? तो मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको बता देता हूं। तो जैसे अगर मैं इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मालूम है आपको ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? ड्राई ईथर क्या करता है? मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, सोडियम के आसपास जितना मॉइस्चर होता है उसको एब्सॉर्ब करता है ताकि सोडियम ड्राई रहे। अदरवाइज अगर सोडियम ड्राई नहीं रहा तो क्या होगा? एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देगा। तो ड्राई ईथर यहां THF भी ले सकते हैं, ड्राई ईथर की जगह पर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये भी ले सकते हैं। तो ये करता क्या है? ये दो मोल रिएक्ट करेंगे, इसके दो मोल के साथ तो RR बन जाता है, तो C2H5 C2H5 यानी कि ये क्या बन गया? ब्यूटेन। और ये ब्यूटेन हमारा क्या है? मेजर प्रोडक्ट। और साथ में बन जाता है 2 मोल ऑफ NaCl। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपसे और भी हाइड्रोकार्बन पूछे जा सकते हैं। तो जब आप वुड्ज रिएक्शन की मैकेनिज्म फिर से रिवाइज करना तो देखना हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये इथाइल फ्री रेडिकल से हाइड्रोजन एटम दूसरे इथाइल में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर एक से शिफ्ट होकर दूसरे में चला गया तो ये C2H4 और C2H6 नाम के दो माइनर प्रोडक्ट भी बना देगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पॉसिबल हाइड्रोकार्बन्स विल बी फॉर्म। तो ब्यूटेन तो हमारा मेजर प्रोडक्ट है ही, इसके साथ साथ इथेन और एथिलीन ये दोनों भी बनेंगे एज अ माइनर हाइड्रोकार्बन। ओके, वुड्ज रिएक्शन नोट कर लेंगे। और वुड्ज रिएक्शन कभी भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में फेल हो जाती है, ये तो पता ही होगा आपको। और वुड्ज रिएक्शन से कभी मीथेन नहीं बन सकता, वुड्ज रिएक्शन से हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन बनते हैं, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। वुड्ज रिएक्शन के बाद आते हैं वुड्ज-फिटिक।
वुड्ज फिटिंग। अब ये वुड्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में एक मोल तो आपको RX लेना है सोडियम के साथ, और दूसरा आपको ये एल्काइल हैलाइड लेना है, तो ये एराइल हैलाइड लेना है। अब ये एराइल हैलाइड का मतलब हो गया बेंजीन वाला एल्काइल, इस तरीके से लेना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो अब की बार क्या होगा, वैसे ही रिएक्ट निकलेगा और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये R एल्काइल बेंजीन। जैसे टॉल्यूइन बनाने का बेस्ट मेथड है, साथ में बनेगा 2 मोल NaOH। वुड्ज फिटिंग। नेक्स्ट चलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर बस हम सोडियम की जगह जिंक ले लेते हैं, इसलिए हमें ड्राई का यूज नहीं करना पड़ता। तो अगेन RX प्लस जिंक इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, RR बन जाता है और साथ में ZnH2 बन जाता है। इसके 2 मोल लेंगे आप तो ZnH2 बन जाएगा और RR बन जाएगा। RR को आप बोलेंगे एल्केन। तो एक बार आप हाइड्रोकार्बन से रिवीजन कर लीजिएगा तो वो भी कई सारी रिएक्शंस यहां काम आएंगी। ओके, फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हम KCl और AgCl के साथ रिएक्शन कराएंगे विद पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मैंने RX की रिएक्शन KCl के साथ कराई तो प्रोडक्ट बनेगा RCl और साथ में KX। ये तो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि RCl बनना चाहिए है ना, लेकिन अगर मैंने इसी RX की रिएक्शन AgCl के साथ कराई तो बनेगा RNC और साथ में AgX। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना। ऐसा क्यों हुआ कि यहां साइनाइड बना और यहां आइसोसाइनाइड बना? तो देखिए, पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है और सिल्वर साइनाइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क ये पड़ने वाला है कि अपने आयनों में ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, और जब ऑलरेडी डिसोसिएटेड है तो Cl माइनस में कार्बन पे जो माइनस है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, तो उसी से ये बॉन्ड जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N RCl। ओके, और AgCl वाले में Ag और Cl को तोड़ना पड़ेगा, ये ऑलरेडी टूटेंगे नहीं तो ये तोड़ना पड़ेगा, तो आएगा Cl पे माइनस। अब यहां पर नाइट्रोजन जो बगल वाला है, जब यहां पर स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो जितनी देर में हम यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे उतनी देर में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वहां से वो बॉन्ड बना देगा और इसीलिए यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड। तो इस केस में AgCl के केस में आइसोसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के केस में साइनाइड बनेगा। इसमें आगे आप रिएक्शन और भी प्रोसीड करा सकते हैं, जैसे कि अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए फर्दर LiAlH4 से, तो अगर इसका आगे फर्दर रिडक्शन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये RCH2NH2 एमीन बन जाएगा साइनाइड से। ओके, अगर हम इसमें RCH2NH2 बन गया, अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, ये एसिड और अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH और साथ में अमोनिया, तो इस तरीके की रिएक्शन भी हो जाएंगी। अगर आप यहां पर रिडक्शन कराएंगे, अगर आप यहां पर रिडक्शन कराते हैं LiLH4 से, तो यहां पर बन जाएगा RNHCH3 यानी कि 2 डिग्री एमई, और इससे बन जाएगा रिडक्शन से 1 डिग्री एमई। ओके, तो ये भी नोट कर लेंगे दोनों रिएक्शन KCl और Ag। अगली रिएक्शन पे आते हैं, 7th नंबर, with KNO2 and AgNO, with KNO2 and AgNO। तो यहां पर भी आप देखिए KNO2 कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है, और AgNO2 कैसा है, कोवैलेंट। तो सेम फंडा यहां पर भी लगेगा। RX की रिएक्शन KNO2 से कराएंगे
तो KNO2 में आयनिक बॉन्ड है, K और O के बीच में, जो कि ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, तो बन जाएगा RONO। ओके, एल्किल नाइट्राइट का नाम है एल्काइल नाइट्राइट, और साथ में KX बन जाएगा। और अगर यही आपने RX की रिएक्शन AgNO2 से करा दी, AgNO2, तो Ag भी O के साथ ONO बनाएगा, AgNO2। तो जितनी देर में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी देर में नाइट्रोजन उसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो RNO2 यानी ये बन जाएगा नाइट्रोएल्केन, ये बन जाएगा नाइट्रोएल्केन, और साथ में AgX एज अ प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है 8 नंबर, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आप एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर रहे हैं, ये आपके पास RX है, और रिडक्शन कैसे कैसे किए जा सकते हैं, तो आप LiAlH4 ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं, ट्राइफिनाइल इनहाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लैटिनम, निकिल या फिर प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम, ये भी ले सकते हैं। इन सब से आपको एल्केन मिल जाएगा। ओके, अब आपको ध्यान रखना है क्या कि जब कभी भी आप LiAlH4 लेते हैं तो वो सिर्फ रिड्यूस करेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को, इट ओनली reduces 1 degree 2 degree alkyl halide। ओके, और जब आप NaBH4 लेते हैं तो it only reduces 2 degree and 3 degree alkyl halide। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि LiAlH4 और NaBH4 की कंडीशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस हेलो एल्केन के ही हैं, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म को भी रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आप नोट कर लेंगे, अल्कोहलिक केवेज के साथ एक रिएक्शन करानी है, एक सोडामाइड के साथ रिएक्शन करानी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी है इसी तरीके से, अब मैंने इसीलिए बड़ा लिख दिया है, तो मैं बार बार उसको बोल पाऊं ये पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको सही से देख के नोट कर लीजिएगा। यहाँ एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करानी है, और यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है, ओके, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। और थर्ड क्वेश्चन है, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन HBr प्रेजेंस ऑफ CCl4 से कराते हैं तो A बनता है, A की रिएक्शन KCl से कराते हैं तो B बनता है, B की रिएक्शन LiAlH4 से कराते हैं तो C बनता है, C की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो D बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। फिर उस D की रिएक्शन कॉपर से हीट करते हैं 300 पे तो E बनता है, फिर E की BCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो F बनता है, F की सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे तो G बनता है, और G की रिएक्शन यहाँ बने हुए A के साथ कराएंगे तो H बनता है। आपको A से लेकर H तक सब बतानी है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट बतानी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ X बन रहा है, यहाँ Y बन रहा है, यहाँ P बन रहा है, यहाँ Q बन रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यहीं पे बता देता हूँ। देखिए ये एल्कोहलिक केवेज क्या देता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, जरा सोचिए, डबल बॉन्ड यहां लग जाए या डबल बॉन्ड यहां लग जाए या यहां लग जाए, तो एक ही बात है, यहां और यहां लग जाए या फिर यहां पे लग जाए, किसमें हमारा ज्यादा फायदा है। तो एक बार हम डबल बॉन्ड यहां लगा के देखते हैं, अगर हमने Cl यहां से लीविंग ग्रुप से और हाइड्रोजन यहां से निकाला, यहां से निकाले या यहां से निकाले, एक ही चीज है, तो ये एल्कीन ऐसा बन जाएगा। और दूसरा कि हम हाइड्रोजन यहां से निकाले तो डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा। इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। मैंने जितने भी XYZ या PQ लिखा हुआ है ये सब मेजर के लिए बताना है आपको,
तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आप सोचो इसकी रीजनिंग ऐसा क्यों है, ये मेजर है और ये वाला माइनर है, क्योंकि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। और कौन सा रूल हमने फॉलो किया, सैडजेफ रूल। यहां पर हम सैडजेफ रूल फॉलो करते हैं। दो रूल होते हैं एलिमिनेशन में, सैडजेफ और हॉफमैन। तो यहां पर हमने सैडजेफ रूल फॉलो करके बनाया है। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडा माइंड से करेंगे तो भी यही बनेगा, इससे भी यही आंसर आएगा। दोनों के लिए आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। अब देखिए, जब कभी भी बेस बहुत बल्की हो जाता है एलिमिनेशन में, यहां एलिमिनेशन ही होगा, ओके, जब बेस बल्की हो जाएगा तो ऐसे में सैडजेफ नहीं बल्कि हॉफमैन रूल चलेगा। तो जो हमारा पी कंपाउंड है वो क्या है, वो है ब्यूटीन 1, ये है पी, सैडजेफ रूल। Cl यहां से जाएगा और ये ब्यूटॉक्साइड ग्रुप इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा हिंड्रेंस की वजह से, तो इधर वाले से ही H ले लेगा और यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट आप बनाओगे तो वो बनेंगे OH, यहां से H मिलके, और साथ में KCl, ओके। अब एल्कोहलिक कीवेट से अगर रिएक्शन करते तो क्या बनता, तो यहां सैडजेफ रूल लगा दो। तो यहां अगर आप सैडजेफ रूल लगाओगे तो ब्यूटीन 2 बन जाएगा और साथ में KCl, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 वाले का सॉल्यूशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई गई HBr, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br, ये हो गया A, ओके। फिर इसकी रिएक्शन करा दी KCl से, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ये हो गया B, साइनाइड। फिर इसकी रिएक्शन करा दी गई LiAlH4 से। LiAlH4 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, साइनाइड को एनीन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये प्रोपिल एनीन बन जाएगा, ये बन गया C। इस प्रोपिल एनीन की रिएक्शन किससे करानी है, नाइट्रस एसिड से। तो जब कभी भी एलिफेटिक एनीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। तो अगर इसकी रिएक्शन HNO2 से कराएंगे तो जहां पर आपने NH2 लगा रखा है वहां पर OH लगा दीजिए, ओके। अब ये देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला मेजर होगा या फिर ये वाला मेजर होगा, तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा, तो ये माइनर हो गया और ये वाला मेजर हो गया। तो इसका मतलब जिसकी बात ये कर रहा था D, वो कौन है, ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। B की रिएक्शन कॉपर 300 पे हीट करेंगे, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, किसमें जाएगा, कीटोन में। 1 डिग्री अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड में जाता, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में जाएगा। तो ये जो कीटोन बना ये बन गया हमारा E। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है PCl5 से, तो PCl5 ये जो डबली बॉन्डेड आप वो देख रहे हैं, यहीं पर ClCl लग जाएगा, ये बन गया F। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे सोडामाइड से, तो NaNH2 सोडामाइड, NaCl निकालेगा, ओके, और इसके बगल वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकालेगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन, ये बन गया F के बाद G, प्रोपाइन। और जब आप G की रिएक्शन A से करेंगे तो A कौन है, ये इथाइल ब्रोमाइड से करेंगे तो क्या होगा, तो आपने G की रिएक्शन इससे करी, तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां से H हटेगा, Cl हटा और NaCl निकल गया, और यहां से H हट के NH2 आ गया, ओके। तो NaCl निकल गया, यहां से Cl निकल गया, यहां से H निकल के NH2 मिल गया, तो यहां पर आ गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और बाद में सोडामाइड के साथ जब आप फिर से करेंगे तो CH जो होगा इसका वो भी चला जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर Na, C माइनस Na+, ये ध्यान रखिएगा, ये बना है जी। और उसके बाद जब आप इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा, उसी के आगे Na दिया हटा के ही जोड़ दीजिएगा, ये, तो ये बन जाएगा आपका H, ओके। 1 2 3 कार्बन और ये 2 5 कार्बन का है, पेंटाइन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, थैंक यू।